भी नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो जनरली कंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर और सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो लिखेंगे कंडक्टर, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से पूछी जा सकती है थ्योरी से रिलेटेड। कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है मेटालिक कंडक्टर। तो भाई मैटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से। और जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो आयन की मूवमेंट की वजह से होता है। तो पहला डिफरेंस तो यही है दोनों में। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है? करंट या फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू flow of current is due to flow of electron. Flow of current occur due to flow of electron. Second, जब आप करंट अप्लाई करते हैं तो जो भी आपके पास सब्सटेंस होता है उसका कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप करंट सप्लाई करते हैं तो जो भी सब्सटेंस होता है उसका कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो जो भाई आपके पास कर्नेल्स होते हैं, उन कर्नेल में ऑब्स्टेकल की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कर्नेल्स क्या होते हैं? जब आप हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को तो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं और वो जो बचा हुआ सब्सटेंस है आपके पास उसको कर्नल बोला जाता है। तो इसमें लिखेंगे थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल, obstacle provided by the kernel in the flow of electron, in the flow of electrons। टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे on increasing temperature resistance also increase। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर।
ये थ्योरी पार्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको डिफरेंस में। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा, यहाँ पे आयन के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ करंट occur due to flow of ions. Flow of current occur due to flow of ions. वहां पे जब आप सबस्टांस के ऊपर करंट अप्लाई कर रहे थे तो सबस्टांस का कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही आप बाद से करंट अप्लाई करेंगे तो सबस्टांस का क्या हो जाएगा, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट resistance is due to यहाँ पे रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? फर्स्ट सॉल्यूट इंटरेक्शन हो सकती है, सॉल्यूट इंटरेक्शन से क्या समझते हैं भैया आप लोग? इंटरेक्शन बिटवीन आयन, इंटरेक्शन बिटवीन आयन। इसी तरह सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी हो सकती है। मीन हाइड्रेशन ऑफ आयन, और सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकता है। सॉल्वेंट interaction, that is viscosity of ion। ठीक है, क्लियर है? विस्कोसिटी ऑफ आयन या विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट होगी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? सॉल्यूट इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है on increasing temperature resistance decrease because due to increase in kinetic energy, all type of interaction डिक्रीज। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जो भी आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट या जो भी चीजें होंगी उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, अगर आपके पास मैकेनिकल कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इसी को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी आई थिंक पढ़ा होगा, कंडक्टर, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो ये सारी टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
मेटालिक कंडक्टर को आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जनरल टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक, जनरल टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जनरल टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से रिलेटेड जो भी जनरल टर्म है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले टर्म है आपके पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लिख लेंगे ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड किया जाता है उसको रेजिस्टेंस होता है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट तो भाई आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे, ओम, ठीक है। सेकेंड टर्म है आपके पास कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। और ये क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस and is defined as easiness with which ion can move, ठीक है। देखेंगे it is reciprocal of resistance and is defined as easiness with which ion can move, easiness with which ion can move। और इसके यूनिट हो जाते हैं ओम जी इनवर्स और एमएच वो भी बोल दिया इसका सीमेंस भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भी अपने पास, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है अपने पास वो है आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अब इसको भाई रेजिस्टिविटी के नाम से बोला है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के नाम से बोला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे वायर की बात नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोड है हम इलेक्ट्रोड की बात करने वाले हैं। वायर तो है नहीं अपने पास, फिजिक्स में तो हम वायर की बात करते हैं, ठीक है। और अगर इसको मैं कंबाइन करूं तो ये बन जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को बताऊं तो R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो रो इज इक्वल टू R इनटू A बाय L। और
इसमें देखते हैं ये एल और ए आपका वायर का जो भी लेंथ या जो भी होता है, यहाँ पे हमारे पास वायर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है और हम इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोड। तो एक टर्म होती है हमारे पास नहीं, कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, क्या होता है हमारे पास कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, तो कंडक्टिविटी सेल क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और ये मैंने कोई इलेक्ट्रोड ले लिया, और इन इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट इज ए क्या है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड व्हाट इज एल इज दी, क्या है भाई आपके पास है लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये जो कंडक्टिविटी सेल होता है इसमें एक टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं सेल कांस्टेंट। क्या डिफाइन करने वाले हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है, इस सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। और सेल कांस्टेंट क्या होता है लिखेंगे, इट इज द रेशो ऑफ distance between the two electrode, it is the ratio of the distance between the two electrode to the area of cross section of electrode। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहां से दिस G is equal to distance between two electrode मतलब L divided by area of cross section between two electrode। ठीक है, तो यहां से G is equal to मतलब सेल कांस्टेंट is equal to L by A। ये रेशो जो होता है इसको क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट हो जाएगा इसका पर सेंटीमीटर। क्या यूनिट हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड का एरिया A1 है और इस इलेक्ट्रोड का एरिया A2 है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास कॉमन एरिया होगा दो इलेक्ट्रोड के बीच का, उस एरिया को यहाँ पे इफ बोथ इलेक्ट्रोड आर डिफरेंट then we have to take the common area between two electrodes। या इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो कॉमन एरिया होगा उसको हम लेंगे जब आपका मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2, तो उसको भी नोट बना के लिख लेना। इफ area of both electrode will be different, if area of both electrode will be different, then we have to take the common area of both electrode, then we have to take the common area of both the इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो
मान लीजिए इफ A is equal to 1 centimeter square and L is equal to 1 सेंटीमीटर। अभी हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन नहीं किया। मान लीजिए अगर आपके पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर है और लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से अगर हम देखें दिस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R, ठीक है, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 L। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जितना भी सॉल्यूशन है उसका 1 ml लेंगे, जितना भी सॉल्यूशन है उसका 1 ml लेंगे और उस 1 ml में कितने आयंस का फ्लो हो रहा है उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। कितना सॉल्यूशन है यहाँ से 1 ml, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये अपने पास हो जाएगा रो इज इक्वल टू R, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप रेजिस्टिविटी को, तो लिख लेना रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज resistance offered to all the ion present in resistance offered to all the ion present in 1 ml of solution। आपने जितना भी सॉल्यूशन है उसका 1 ml लिया और उस 1 ml सॉल्यूशन में कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है उसको ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। चाहे आपके पास जितना मर्जी सॉल्यूशन पड़ा उसका 1 ml लेना है, उस 1 ml में कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है उसको रेजिस्टिविटी यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास एक और टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। specific conductance, not resistance। और इसको वही कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन ऑफर्ड टू। इसमें क्या क्या करेंगे 1 ml सॉल्यूशन लेंगे और उस 1 ml सॉल्यूशन में कितनी कंडक्टेंस ऑफर्ड हो रही है आयंस के लिए उसको हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या था रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफर्ड 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय के की तरह होता है कापा बोलते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय दिस कापा एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, it is reciprocal of resistivity and is defined as conductance offered to all the ion
हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज रेसिप्रोकल टू दिस वन। तो कापा इज इक्वल टू 1 by r into a by l, और कापा इज इक्वल टू 1 by r into l by a। what is 1 by r? अभी 1 by r क्या था आपका? दिस वन। तो 1 by r मतलब कंडक्टेंस। ठीक है, तो कापा इज इक्वल टू 1 by r मतलब कंडक्टेंस into what is L by A? L by A is G, cell constant। ठीक है, तो ये अगर आपके पास एक नया रिलेशन में यहाँ से बहुत प्रॉब्लम पूछ जाती है, मतलब बहुत सिंपल टर्म होती है लेकिन फिर भी ये बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था इसका मतलब था आपके पास 1 ml सॉल्यूशन है और उस 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस है उनके ऊपर कितना रेजिस्टेंस लगता है, और यहाँ पे आपके पास 1 ml सॉल्यूशन है और उस 1 ml सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है उनके ऊपर कितना कंडक्टेंस लगता है, उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, एक और टर्म है भाई अपने पास। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो लिख लेना यूनिट ऑफ कापा इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर। नेक्स्ट है भाई अपने पास मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी फिफ्थ है अपने पास इसमें मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम कैपिटल लैम्डा एन से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे लिख लेना जल्दी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लैम्डा एन and is defined as conductivity of all the ion produced by 1 mole of electrolyte, conductivity of all the ion produced by 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity. Conductivity of all the ion produced by 1 mole of electrolyte. 1 mole electrolyte कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। And this molar conductivity is equal to kappa into V। ठीक है, and this V is volume in ml which contain 1 mole of electrolyte। ये वो वॉल्यूम है जो इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml कंटेन करता है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड V? V कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम।
मुझे मोलैरिटी गिवन होती है, जैसे मान लीजिए मुझे 1 मोलर मोलैरिटी, तो इसका मतलब क्या है 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे मान लीजिए 2 मोलर गिवन होती तो इसका मतलब क्या है 2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे 0.01 गिवन होता, 0.01 मोलर सॉल्यूशन है मान लीजिए गिवन, तो इसका मतलब क्या है 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास है m मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 लीटर दैट इज 1000 ml of solution contain m mole of electrolyte। 1 लीटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितने मोल है, कैपिटल M। अगर m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने ml में 1000 ml में प्रेजेंट है, तो अपने को चेक करना है 1 ml में कितना प्रेजेंट है, ठीक है। 1 ml में कितना प्रेजेंट है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 1000 बाय ml ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यही तो हमारा V कहलाएगा, वॉल्यूम इन ml व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो V की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1000 बाय m। तो यहाँ पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो V की वैल्यू जब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो आ जाएगा आपका इनटू 1000 बाय m। ये आ गया आपके पास, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास। इसी तरह एक और टर्म होती है अपने पास इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, बस ये लास्ट है, लास्ट टर्म है अपने पास इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से, ठीक है। तो ये क्या होती है, लिखेंगे इसमें कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस, इसमें क्या था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे मोलैरिटी आ रही है, यहाँ पे इक्विवेलेंट का कांसेप्ट आ रहा है, मतलब नॉर्मैलिटी नीचे डिवाइड हो जाएगी और कुछ ज्यादा डिफरेंस है। तो इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम। और यहाँ पे V क्या है, V इज वॉल्यूम इन ml which contain 1 equivalent of electrolyte, 1 equivalent of इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपके पास लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय L, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो भाई अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं यहाँ पे, और ये काफी डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, ठीक है।